हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? ठीक है, जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो समझा देता हूं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इनटू फ्यू हैंड्स। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स इन द टॉप मोस्ट सेगमेंट ऑफ द कंपनी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सबऑर्डिनेट लेवल्स ऑफ द कंपनी। अब इसको ध्यान से समझो। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बीइंग इट इंपॉर्टेंट और लेमैन एनीथिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोग जो हैं क्रीमी लेयर वाले वही लेंगे, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कंपनी के ओनर्स, सीएफओ, सीईओ, जो डायरेक्टर, सिर्फ वही जो सारा डिसीजन ले रहे हैं, वो होगा सेंट्रलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या कहता है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं का मतलब कि अपने अलग अलग लेवल पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का काम है, उसके लिए अलग प्रोडक्शन मैनेजर है, वही सारा डिसीजन लेगा। जो फिनेंस वाला है, वो फिनेंशियल मैनेजर है, वो सारा डिसीजन लेगा। सेल्स के लिए सेल्स का जो मैनेजर है, वो डिसीजंस लेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल जो सारे बड़े डिसीजंस होने वाले हैं, वो कंपनी के सीएफओ लेंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेंगे। जो कंपनी का सारा ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी सीईओ संभालेंगे कंप्लीटली। फिर उसमें सीएफओ का बोलने का से नहीं रहेगा या कंपनी के चेयरमैन का बोलने का से नहीं रहेगा। वैसे ही जब कंपनी के अंदर और लो लेवल पे आते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटिव्स जब काम कर रहे हैं, एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, तो उसका एसोसिएट्स का सब सुपीरियर कौन होता है? मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। तो लेट्स से देयर इज अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल वर्किंग इन अ कंपनी। उन 50 लोगों का बॉस है एक असिस्टेंट मैनेजर। उन 50 लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इट शुड बी कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जब तक कुछ अनएथिकल इलीगल ना हो। जैसे कि अब अगर उसको किसी तरीके के ग्राउंड पर उसने डिस्क्रिमिनेशन में किसी को निकालने का डिसीजन लिया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी पीपल इंटरफेयरिंग। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि इन दो लोगों को ये काम कराना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे हैं, उन दो लोगों से काम ऐसे कराना चाहिए, इन दो लोगों को डे शिफ्ट में बुलाओ, इन दो लोगों को नाइट शिफ्ट में बुलाओ, ही और शी इज़ वर्किंग ग्रेटर इन दिस शिफ्ट, तो इनको इस शिफ्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए काम कराओ, इन लोगों को अलग, इनके चार्ट्स अलग हैं, उनके ग्राफ्स अलग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन लोगों के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उनसे डिसीजन लेने दो। वैसे ही कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, कोई फिनेंस, कोई आपका लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, तो वो क्रिएटिव लीड लेने दो ना उनको अपने डिसीजंस लेने दो। आपको काम चाहिए, काम उनको करके आपको दे देंगे। ठीक है, ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोअर चैनल्स में। उल्टा होगा सेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन कहता है काम कुछ भी होगा बिना हमसे पूछे नहीं। वो कालीन ब्याह वाला डायलॉग है ना, फिर से एक बार वही डायलॉग कि ओ पहलवान एक बात कान के पट खोल के सुन लो, कुछ भी करना मगर बगैर हमसे पूछे नहीं। दैट इज सेंट्रलाइजेशन, विच मीन्स इट सेज कि कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो सुपीरियर मोस्ट के बिना परमिशन के नहीं हो सकता। ओके, यही था बेसिक मीनिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। अब उसके बारे में कुछ बातें कह दी हैं हमने, वो आप देख लो। ठीक है, अब उसके पहले आप ये डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम बड़ा एप्ट है। जैसे हम लोगों ने कहा कि देखो, सेंट्रलाइज का मतलब क्या कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इसको कौन रन कर रहा है? एक सोल इंडिविजुअल रन कर रहा है या एक सुप्रीम अथॉरिटी लीड कर रही है। अब एक सुप्रीम अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, सीईओ, सीएफओज हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वही सारा कुछ रन करिए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो बात है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रखता है, हर एक बंदा अपने डिपार्टमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम कर सकता है। अब आते हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग। तो मीनिंग सेज सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजंस। हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजंस
making authority in only few hands of the company, whereas decentralization means even distribution of power at every level of management. टॉप के हाथ में भी है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में भी पावर्स हैं। ठीक है, ये समझने में बड़ा आसान था। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं, वो समझो। It says there is a need of balance between subordinate involvement through decentralization and managers' retention of authority through centralization. अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कह दी। यहाँ पर बात ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सबऑर्डिनेट आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है। जैसे कि देयर इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली हुज वर्क इज टू टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब उसका ये मतलब नहीं कि उसके पास पावर्स हैं डिसीजन मेकिंग के, तो वो आपके कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। लेट्स से कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग पावर है उसके हाथ में तो वो आपके उस ऑब्जेक्टिव्स को वायोलेट कर सकता है। नो नो नो, दैट्स नॉट द थिंग। वही बात यहाँ पर कह रही है कि सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। डिसीजन मेकिंग पावर दोगे तो अकाउंटेबिलिटी भी तो लोगे ना, लेते ही हैं सब लोग। अगर आपने किसी को कोई पावर दिया है, लोग क्लास टीचर मॉनिटर को कुछ काम देते हैं ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कोई काम देते हैं, तो काम दिया तो पावर दिया तो अकाउंटेबिलिटी भी तो मांगेंगे कि ये काम हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भी बात है। प्लस जो सेकंड थिंग है कि सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन से एक फायदा होता है टू retain the power of decision making with the superior, retain the power of decision making with the superior। ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन फिर भी हर एक बॉस का एक बॉस होता है, तो वो चीज़ भी मेंटेन रहनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर का बॉस कौन होगा, द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। और सारे जनरल मैनेजर्स का बॉस कौन होगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कौन होगा, चेयरमैन खुद होते हैं भैया, मालिक जो होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बॉस के ऊपर भी बॉस है। तो देयर इज नेवर अ परफेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन एंड देयर इज नेवर अ परफेक्ट सेंट्रलाइजेशन, वो हमें समझना होगा। ओके, दूसरी बात, अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेराज स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ ग्रेटर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिसमें ये समझना बड़ा आसान है कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, 1000 लोग 2000 लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से पॉसिबल है कि कोई एक एंटिटी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर लेगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स में तोड़ देते हैं और सबको पावर दे देते हैं कि आप लोग अकॉर्डिंगली काम करो। दूसरा, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कम लोग काम करते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस में हैं, उन सारे को सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक जो हमारे ओनर हैं स्टार्टअप के, प्रमोटर हैं स्टार्टअप के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू टेक केयर ऑफ एवरी एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अभी उनके पास हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स नहीं हैं और उनके पास अभी फंड्स अनलिमिटेड नहीं है कि किन्हीं की गलती पे हम पर्दा डालते रहेंगे बार बार। तो हर एक्टिविटी के लिए वहाँ पर एक ओनर की नज़र बनी रहती है। ठीक है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि सेंट्रलाइजेशन इज़ बैड या डिसेंट्रलाइजेशन इज़ गुड, सेंट्रलाइजेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट। 10 लोगों की कंपनी, 10 लोगों का अगर बिजनेस है तो 10 लोगों के बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सबको ही अथॉरिटी दे दो कि 10 लोग काम कर रहे हैं, सब अपना अपना डिसीजन लेंगे तो कहाँ चलेगी कंपनी। ठीक है, इसीलिए, और सेम अगर हम बात करें बड़ी कंपनियों के लिए तो डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन अगर वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ला दे जहाँ पर 2000 लोग काम कर रहे हैं, तब तो काम ही रुक जाएगा ना, काम ही लैग में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2000 लोग एक आदमी से ऑर्डर के लिए रुक रहे हैं, तो कहाँ से होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मीनिंग, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी आसान है हमारे लिए समझना द एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिक एसेंस है वो पकड़ लिया है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और एक में पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर टॉप मोस्ट इंडिविजुअल के पास जा रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एडवांटेजेस में कह रहा है कि लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल एंड मिडिल लेवल। ठीक है, लीड्स टू
क्विक डिसीजन मेकिंग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कंपनी डिसेंट्रलाइज जितनी ज्यादा होगी डिसीजन मेकिंग उतना फास्ट हो जाएगा। द रीजन, हर डिपार्टमेंट, अगर हमने कहा ना, हर डिपार्टमेंट अगर नीचे से ऊपर पूरा पूछते चलेगा, फाइल एक जगह से दूसरे जगह, ईमेल्स एक जगह से दूसरे जगह, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा परमिशन खेलते हुए। तो उस केस में जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिसीजन मेकिंग काफी इजी हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इट डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स व्हेन यू हैव एक्सपर्ट्स, व्हेन यू हैव द सुपीरियर्स एट डिफरेंट लेवल्स। एक प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आपने पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ रखा है, मार्केटिंग छोड़ रखा है, फाइनेंस छोड़ रखा है, उस केस में आपको हर डिपार्टमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना है कि ये सब वेल कोऑर्डिनेटेड चले। बाकी कंपनी अपने अपने सिरे से उस सुपीरियर के अंडर में चल रही है। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, फिनेंस के अंदर फिनेंस अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो डिसेंट्रलाइजेशन हमें देती है। थर्ड आ गया हमारा, इंक्रीजेज एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। अब जो एम्प्लॉयज बढ़ बढ़कर कंपनी में ऊपर आ रहे हैं, उनकी भी तो एक ये चाहत और मंशा है ना, दैट वी विल बी हैविंग सम डिसीजन मेकिंग पावर्स सम डे। आज जो एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, एकदम लोअर लेवल पे चलो ना, आज जो एसोसिएट्स काम कर रहे हैं 20,000 की सैलरी में, कल को वो बढ़कर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे ना। तो जब असिस्टेंट मैनेजर वो बनेंगे, उस केस में वो भी तो चाहत रखेंगे कि मेरे नीचे भी 50 लोग काम करें, उनको मैं इंस्ट्रक्ट करूं। जब मैं बनूंगा वहां पे असिस्टेंट मैनेजर, तो आई विल नॉट मेक देम वर्क फॉर लेट शिफ्ट्स। खुद की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू आता है। ओके, इजी पॉइंट था। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन में, ये उससे भी इजी होने वाला है। कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला तो वही जो हमने पहले कहा, स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर सारा पावर सेंट्रलाइजेशन वाले पोजीशन में चल जाएगा तो एक आदमी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा कैसे और क्या क्या का डिसीजन देगा। ठीक है, तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। दूसरा आ जाएगा रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, व्हेन देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट आता है हमारा डीमोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। अब सोचो कोई इतना काम कर रहा है और उसको ये मालूम है कि कभी भी मेरे को वो लेवल नहीं मिलने वाला, मेरे को वो पोजीशनिंग नहीं मिलने वाली, मेरे को वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं मिलने वाली, तो भैया आपको मोटिवेशन क्या रहेगा काम करने का खाली? ठीक है, येस मनी इज अ मोटिवेशन, मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स, बट नॉट मनी इज एवरीथिंग। ये पूरा बात सच नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के भी कुछ अपने वायलेशंस हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस जो हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बट वीडियो को एंड करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन पॉइंट है वो आप लोग देख लो। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनिशिएटिव, हमें ध्यान रखना है दैट डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोला है या इनिशिएटिव के बारे में। मुझे मालूम है अभी तक हम लोगों ने इनिशिएटिव के बारे में नहीं पढ़ा है, मगर इनिशिएटिव का मतलब होता है दैट एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, टू गिव देयर सजेशंस, टू गिव फीडबैक्स। ठीक है, वो इनिशिएटिव होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हमें ध्यान देना है कि डिसेंट्रलाइजेशन और इनिशिएटिव के बीच में हम लोग डिफरेंस रखें। केस स्टडी में जब डिसेंट्रलाइजेशन पूछेगा, ध्यान रखना है कि हम लोग इनिशिएटिव लिख के ना आए, जब इनिशिएटिव पूछेगा तो ध्यान रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन लिखकर ना आ जाएं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जहां पर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर एक वीडियो अलग बनेगा, वहां पर उससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो उसको भी चिंता नहीं करनी कि सर आपने यहाँ पर पढ़ाया नहीं। ऐसे अगर मुझे आपको वो समझाना हो कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या, पहले मैं डेलीगेशन यहाँ लिख देता हूँ कि भैया इसलिए हम लोगों ने बात की, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब कुछ लोग ZA लिखते हैं, कुछ लोग SA लिखते हैं, तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही चलता है, दोनों स्पेलिंग ठीक है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्या होता है समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन में खाली दो प्लेयर होते हैं, दो प्लेयर मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, into two। It is always said that when we delegate something we multiply it by 2, मतलब कि जो काम सुपीरियर खाली कर रहा था अब वो सबॉर्डिनेट भी करेगा, तो we multiply it by 2. But when we decentralize the organization we multiply it by many, into n we multiply it by many मतलब
हम लोग जब डिसेंट्रलाइज कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो काम कई जगहों पर बंटता है और कई लोगों में बंट जाता है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर जो डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ा, बट डेलीगेशन इज अ वेरी माइनर कॉन्सेप्ट, अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, जहां पर क्या कहा गया, एक बंदे को, एक सुपीरियर को कुछ काम है। जैसे समझो मुझे अपना काम है, मुझे इतना काम आज के दिन तक खत्म करना। अब सुपीरियर हूं, मैं सुपीरियर हूं, मेरे बॉस, मेरा भी तो बॉस है, हमने कहा ना कंपनी में बॉस का बॉस होता है, तो जो मेरा बॉस है वो मेरे को बोलेगा कि यार कुछ काम है, ये काम खत्म कर लेना। अब व्हाट आई विल डू इज, अब जो मेरा काम खुद का पेंडिंग है, आई विल गिव इट टू समवन एल्स, ठीक है। मैं किसी और को बोल दूंगा कि भैया तो ये मेरा काम कर दे खत्म और मेरे को दे देना, ठीक है। मतलब इट इज मियर असाइनिंग ऑफ वर्क टू योर सबॉर्डिनेट, इट इज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि मैं कल को आऊंगा और फिर मैं कल आपको काम अड़ा दूंगा, नहीं। और ना आपके पास कोई पावर है ऐसा कि मैं आऊंगा और आपको काम दूंगा ही दूंगा, नहीं नहीं। काम अभी है, मेरे को कुछ और काम है, इसीलिए मैंने आपको अपना काम करने को दे दिया। इट डजेंट मीन यू हैव द पावर टू टेक वर्क फ्रॉम माई और डू माई वर्क एवरी डे, ना 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 ना। वो डिसेंट्रलाइजेशन है जहां पे आपके पास अपने लेवल पे कुछ पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। वेयर एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिंपली मीन्स कि असाइनिंग ऑफ वर्क टू अ सबॉर्डिनेट बाय अ सुपीरियर टू टेक केयर ऑफ सम मोर इंपॉर्टेंट वर्क, दैट्स इट, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, आपको इसको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके बुक में होगा, बाकी हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आपने आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ थोड़े बहुत बचे प्रिंसिपल जो फेयोल के हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर टेलर में एंटर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्क।